नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर साइंस बाय धर्म सिंह। आप मेरे पीछे पढ़ लिखी हुई ये जो लगा रखी है इस खबर को आप देख रहे होंगे और वास्तव में इस खबर के आंकड़े जो हैं वो बेहद ही चिंताजनक हैं, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं हमारे लिए। साथ में यहाँ पे शब्द या हेडिंग्स जो है वो भी ऐसा ही लिखा हुआ है, राजस्थान में बेरोजगारी का नया रिकॉर्ड। जी बिल्कुल बात एकदम सटीक है। सीटी 10+2 जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 23 तारीख थी, उसके आवेदन बंद होने के बाद कल 24 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड ने उसके आंकड़े जारी किए हैं जो वास्तव में बड़े चौंकाने वाले हैं। और साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि सीटी 12वीं जो है, 12वीं की 14 भर्तियां जो हैं उनके लिए पहली बार 22.16 लाख आवेदन जो है वो हमको क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। यानी कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भर्ती के लिए इतने बड़े आंकड़े जो हैं वो हमको क्या हुए हों, प्राप्त हुए हों। तो ये आंकड़े जो हैं ये अपने को पहली बार ही क्या हुए हैं, इतने ज़्यादा चौंकाने वाले प्राप्त हुए हैं। और यहाँ आप देखिए सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत अगर हम देखें सीटी 2022 के अंतर्गत तो 16.33 लाख जो है वो फॉर्म भरे गए थे। सीटी 2024 में देखें तो 18.63 लाख फॉर्म भरे गए थे और सीईटी 2026 में अगर हम देखते हैं तो 22.16 लाख जो है वो फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। यानी कि पहली बार जो सीईटी 2022 में हुआ था और अब तीसरी बार जो सीईटी 2026 में 10+2 होना जा रहा है, उन दोनों के अंतर्गत लगभग 6 लाख आवेदन जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसका मतलब राजस्थान के अंतर्गत हर वर्ष, वर्ष दर वर्ष जो है वो बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये सीईटी 10+2 जो होने वाला है, अपना 12th बेस जो होने वाला है, इसके अंतर्गत पात्रता के लिए जो मिनिमम उत्तीर्णांक रखे गए हैं वो है 40%। एससी एसटी कैटेगरी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35%, उसमें 5% तक की क्या दी गई है, छूट दी गई है। और इस सीईटी पात्रता परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी है वो कितने वर्ष तक मान्य रहेगी, 3 वर्षों तक मान्य रहेगी। इस भर्ती के द्वारा आगामी 14 विभाग जो होंगे या 14 भर्तियां जो हैं वो इसके आधार पर ही होंगी। यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वही उन भर्तियों के फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। जिसके अंतर्गत कुछ मेन जो हैं उनके नाम बता देता हूं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, जमादार ग्रेड सेकंड है, कांस्टेबल है, 3 विभागों की लिपिक ग्रेड सेकंड है, 7 विभागों के लिए कनिष्ठ सहायक भर्ती है। सीटी 12वीं पास पात्रता के आधार पर ही इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन किए जा सकते हैं। तो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं और इस आंकड़े चौंकने के साथ-साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतना ज़्यादा आवेदन होने के बावजूद हम इसमें कैसे एलिजिबल हो सकते हैं? क्या किया जाए ऐसा कि हम आराम से इस एग्ज़ाम को पास कर सकें और फिर अपनी अगली आने वाली भर्तियों के लिए क्या कर सकें, तैयारी कर सकें? तो उसके लिए एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी, एक छोटा-सा प्लान जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीईटी 10+2 है जिसका पेपर जो है वो अक्टूबर के अंतर्गत संभावित है। इसके अंतर्गत आवेदन जो है वो कितने प्राप्त हुए हैं, 22.16 लाख आवेदन जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग अपन मान के चलते हैं कि पास होने वाली कैंडिडेट्स जो होंगे उनकी संख्या लगभग 9 से 10 लाख होगी। और इसके आधार पर जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, हालांकि ऐसे तो 14 भर्तियां सीईटी 10+2 के आधार पर होने वाली हैं, पर मैं बात कर रहा हूं जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है सीईटी 10+2 के आधार पर, वो कौन सी है? राजस्थान पुलिस की भर्ती है जिसकी परीक्षा जो है वो संभावित है कि मार्च अप्रैल के अंतर्गत हो सकती है। और अगर ये एग्जाम मार्च अप्रैल में होता है तो इसका फिजिकल जो है ये मान के चलना जून जुलाई जो है उसके अंतर्गत हो जाएगा। अब इस भर्ती के जो 22.16 लाख आवेदन जो भरे गए हैं, अगर उनके ऊपर भी मैं एक आंकड़े देखता हूं, तो उन आंकड़ों में भी अपन ये देख लेते हैं कि पहली बार सीईटी एग्जाम देने वाले वो कैंडिडेट जो 12वीं पास करके आए हैं, यानी कि जिन्होंने अभी हाल ही में 12वीं पास की है और वो पहली बार सीईटी का एग्जाम देंगे, तो ऐसी कैंडिडेट मैं मान के चलता हूं लगभग कितने होंगे, 5 से 6 लाख कैंडिडेट जो है वो मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो आंकड़ा अपन देखें तो फर्स्ट बार एग्जाम देने वाले जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद दे रहे हैं, यानी कि ये दोनों एग्जाम्स के अंतर्गत शामिल होंगे। 10+2 वाले में भी हो रहे हैं और ये ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी ये शामिल होंगे। और ऐसे कैंडिडेट अपन मान लेते हैं कितने हैं, 3 से 4 लाख। ये भी हम मान लेते हैं कि 2 लाख कैंडिडेट जो है वो किसी भी कारण से, अब वो किसी भी कारण उनकी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई दूसरा एग्जाम्स हो सकता है, या कोई फैमिली कंडीशंस हो सकती है, या कोई पर्सनल इश्यू हो सकता है, उसकी वजह से वो एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं देते हैं, तो वो 2 लाख कैंडिडेट भी अपन यहाँ पे मान लेते हैं।
तो 2 लाख जो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं या नहीं जा सकते किसी भी कारण से, अगर उनको कम कर दिया जाए, तो भी यहाँ पर 20 लाख फ़ॉर्म जो हैं वो अपने पास बचते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन आपको जो देने वाले हैं, वो कौन है? जो पहली बार या जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, पहली बार नहीं है, पिछली बार भी जिन्होंने सीईटी दिया था, इस बार भी जो सीईटी देंगे, और जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है, यानी कि वो खुद ग्रेजुएट हैं, तो वो आपको ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। क्योंकि वो तैयारी किसके हिसाब से कर रहे हैं? अपना जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल होने वाला है, उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनिटली उनकी समझ भी आपसे ज़्यादा है, उनका बौद्धिक स्तर जो है, वो भी आपसे ज़्यादा है, और उनके पास उसमें प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का एक्सपीरियंस भी क्या है? आपसे ज़्यादा है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है। एक दूसरी जो टफ चीज़ इसमें कर रही है, वो कर रही है कि नेगेटिव मार्किंग ही इस बार इसके अंतर्गत शामिल की गई है। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो लगभग इस एग्जाम्स के अंतर्गत 120 क्वेश्चंस जो हैं वो है, लगभग नहीं है, 120 प्रश्न इसके अंतर्गत होने वाले हैं। और इसमें से एलिजिबल होने के लिए हमें 40% मार्क्स लेने हैं, यानी कि अगर मैं कहूं तो 48% जो है वो हमारे एक्यूरेट सही होने चाहिए। ये 48% हमारे एक्यूरेट तब सही होने चाहिए जब नेगेटिव मार्किंग के प्रश्नों को हटा दिया जाए, यानी कि काट पीट के सब कुछ अगर हम कर दें, तब हमारे 48 क्वेश्चंस जो हैं वो सही होने चाहिए। अगर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करते हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी के चांसेस उतने ही क्या हो जाएंगे? कम। क्योंकि ये आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होगा इस बार जो होगा, नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि हमें हर क्वेश्चंस देख के ऐसा लगेगा कि यार इसका आंसर मैं भी कर सकता हूं, मैं भी इसको दे सकता हूं, इसका उत्तर जो है ये आएगा, इसका गोला मैं भी काला कर सकता हूं। और वही सवाल आपका अगर गलत जाता है, तो वो आपके सही सवाल के ऊपर भी असर डालता है उसका। इसलिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है तैयारी के साथ साथ, कि नेगेटिव कर्म करने में या नेगेटिव क्वेश्चंस करने में अपने आप को रोकना है। जितना हो सके नेगेटिव सवालों को कम से कम करना है, जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बच के चलना है आपको। तो यहां पर ध्यान यही रखना है कि 120% जो लगभग कितने विषयों से आने वाले हैं? 14 विषयों से आने वाले हैं, जिसमें मैं मान के चल रहा हूं कि औसत नंबरों प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है? 8 से 9। किसी के अंतर्गत ये 10 भी हो सकती है, किसी के अंतर्गत 1-2 कम भी हो सकती है। यानी कि वो एग्जामिनर पर या पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि अगर उसको लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो 1-2 क्वेश्चन उसमें से बढ़ा सकता है और दूसरे टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन कम कर सकता है। तो एवरेज जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो लगभग कितने हैं? 8 से 10% जो है वो रहने वाले हैं। पास मार्किंग यहाँ पे जनरल के रखा गया है 40%, और कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है? 35% जो है ये कैटेगरी के रखा गया है। तो यहाँ पर कैटेगरी में SC ST भी आ जाते हैं, और अपन बात करें तो भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो हैं वो भी आ जाते हैं। बस ध्यान रखना है इस चीज का। अब सर सवाल ये है कि ये 14 जो सब्जेक्ट हैं, इन 14 सब्जेक्टों में से हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? सर मुझे तो सब कुछ पढ़ने का मन करता है, या फिर ऐसा मन करता है कि मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मेरा तो कोई भी विषय जो है वो अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो रहा है। तो कौन कौन से विषय हैं और उनके अनुमानित प्रश्न जो है वो क्या हो सकते हैं? यहाँ पर भी मैंने एक छोटा-सा अपना इवोल्यूशन किया है। तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो है, उसके अंतर्गत 13 से 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंडिया एंड राजस्थान ज्योग्राफी में भी सेम क्वेश्चंस हो सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि राजस्थान के संदर्भ में, वहाँ पर भी 13 से 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 5 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट अफेयर्स, समसामयिकी घटनाएँ जो हैं, वहाँ 10 से 12 क्वेश्चंस। और ये टॉपिक इस बार जो है वो नया जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अनुमान ये है कि इस पूरे जीके वाले पार्ट से लगभग कितने क्वेश्चनों का अनुमान है? 60% जो है उनके आने का अनुमान है इस पूरे से। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जैसे कि सामान्य हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस है, गणित है और रीजनिंग है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रह सकते हैं वो है 20। कंप्यूटर से क्वेश्चनों की संख्या 8 से 10 रह सकती है, और साइंस से क्वेश्चनों की संख्या 18 से 20 रह सकती है। ये दो जो सब्जेक्ट हैं, ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं वर्तमान रेफरेंस में अगर अपन देखते हैं, क्योंकि भारत इस समय टेक्निकल और साइंस के क्षेत्र के अंतर्गत विश्व में एक महाशक्ति जो है उसके रूप में उभर कर आ रहा है। तो ट्रेंडिंग जो है उसके हिसाब से ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं इसलिए कतई नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद साइंस की फैकल्टी हूं, बल्कि
ट्रेंडिंग को अगर देखा जाए तो ज़्यादा है ये दोनों। गणित और रीजनिंग जो है उससे कितने सवाल हो सकते हैं, तो उससे लगभग 15 से 20 सवाल जो हैं वो अपने हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर इनमें से तो लगभग 60 सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 जो है वो यहाँ से हो सकते हैं। तो 60 ही सवाल यहाँ से हो रहे हैं, 60 ही सवाल यहाँ से हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई? 30। एलिजिबिलिटी के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चंस जो हैं उनको हटाकर 48 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे क्या होने चाहिए? बिल्कुल सही होने चाहिए। अब सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें ताकि हम जो है वो कम मेहनत के अंतर्गत, स्ट्रैटेजी के अंतर्गत या फिर अपनी एक निरंतर तैयारी के साथ हम इस एग्जाम को जो है वो आराम से पास कर सके। हर विद्यार्थी जो है उसके मन के अंतर्गत डर बैठा हुआ है। आपको इस डर को अपने को निकालना है और सबसे पहला अपनी तैयारी जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब आपको ये खुद को सेलेक्ट करना है, खुद को चूज करना है कि मुझे क्या ज्यादा पढ़ना है और क्या कम पढ़ना है। क्योंकि कोई भी टीचर्स जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको अपने अनुसार आपका शेड्यूल बना के दे देगा, लेकिन वो शेड्यूल आपके ऊपर कितना फिट बैठता है ये आपको डिसाइड करना है। मेरा मानना ये है कि जो साइंस बैकग्राउंड्स यानी कि साइंस और मैथ बैकग्राउंड्स के जो विद्यार्थी हैं, उनके ये सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है और सामान्य हिंदी जो है जिसके अंतर्गत व्याकरण वाला पार्ट आता है, ये हम बचपन से जो है इसको पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है, मातृभाषा है हमारी, तो ये किसी की खराब होगी नहीं, सबकी लगभग ठीक मिलती है। तो मेरा मानना यह है कि साइंस के विद्यार्थी जो हैं वो इनके ऊपर क्या करके चलें, सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर करके चलें। अब आप सोच रहे होगे सर फिर इन 60 क्वेश्चनों में से तो कुछ नेगेटिव जाएगा, तब तो पार पड़ नहीं रही है। अब पार पटकने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ कौन है? इंडिया और राजस्थान की ज्योग्राफी है, जो कि पूरी तरीके से साइंस के जैसा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। आप इकोनॉमिक्स जो है इसको पढ़ सकते हो और ये दो चीजें जो हैं आप तैयार कर लीजिए। जन स्वास्थ्य भी आप आराम से तैयार कर सकते हो और सामाजिक घटनाएं, करंट अफेयर्स जो है जिसके अंतर्गत आप खेल को पकड़ लीजिए, अपॉइंटमेंट्स जो है पकड़ लीजिए, नए आविष्कार जो है उनको पकड़ लीजिए, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको आप पकड़ लीजिए, तो आप आराम से इस वाले पार्ट को क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से साइंस वाला विद्यार्थी अगर इन चीजों को ले लेता है और साथ में इन 4 टॉपिक को ले लेता है, तो मेरा मानना यह है कि उसके 90 से लेकर 100 सवाल जो है वो आराम से बैठ जाते हैं और इनमें से अगर थोड़े बहुत आपके नेगेटिव भी हो जाते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, तो आपको केवल इसमें 40% अंक ले आओगे तो भी बहुत ही अच्छी बात है। अब बचती है आर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए, जो विद्यार्थी बेचारा आर्ट्स का है उसके लिए क्या करें? तो वहां पर भी उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट दिया हुआ है। ये सारे का सारा पार्ट जो है ये आपका किससे रिलेटेड है? आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से, जिसके अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इन रेस्पेक्ट्स ऑफ मतलब राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये यहाँ पे दिया है। तो 4 पार्ट यहाँ पे है और इनको भी अगर अपन मिला के चलते हैं तो लगभग इन 4 पार्ट से ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 55 के आसपास, 50 से 55 क्वेश्चन जो है वो आपके बैठ रहे हैं। ये सबके लिए नया होता है, चाहे साइंस के विद्यार्थियों चाहे आर्ट्स के विद्यार्थियों, जन स्वास्थ्य भी सब कुछ सबके लिए नया है इस बार। तो ये वाले पूरे पोर्शन को अगर मिला के चलें तो अपन कितने क्वेश्चन बैठते हैं यहाँ पे? 60 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब फिर वही बात आती है कि सर 60 में पार नहीं पड़ रही है, तो फिर आपकी हेल्प करने के लिए इधर भी कुछ पार्ट दिया हुआ है। जैसे कि सामान्य हिंदी वाला पार्ट जो है ये आपके लिए दिया हुआ है, इसको भी सबके लिए बराबर है। एक पार्ट कौन सा दिया हुआ है? साइंस वाला पार्ट जो है एक आपको ये दिया हुआ है। और साइंस वाला पार्ट में आपकी हेल्प के लिए क्यों बता रहा हूं आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स के लिए? क्योंकि यहां पर बेसिक साइंस आपको पढ़नी है 9th और 10th क्लास की। और 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो कोई भी सवाल जो है वो आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि आप एलडीसी के पेपर को उठा के देखो, वहां पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाकर रख दिए हैं, जिनमें कोमा जो है उसको भी चेंज नहीं किया गया था। जैसे खाद के डिब्बों वाला आया था, टिन और जिंक वाला जो था, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। और यहां पर आपको इसको लाइन बाय लाइन रीडिंग लगानी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। पढ़ते समय आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसको नोट्स बना सकते हैं। साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने ध्यान से पढ़ लिया और उसके नोट्स बना लिए, तो यहां पर कोई भी चीज जो है ना वो चेंज होने वाली नहीं है। एक बार पढ़ लोगे वो हमेशा के लिए आपके तैयार रहेगी।
और आपकी इस थोड़ी-सी समस्या को हल करने के लिए थोड़ी-सी हेल्प मैं कर देता हूँ आपकी। मैंने आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंतर्गत अभी मैं 10वीं क्लास की साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसके 3 चैप्टर हो चुके हैं और चौथा चैप्टर जो है वो आपका चल रहा है। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही कम मेहनत के अंतर्गत आप 40% नंबर जो है वो आराम से ला सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लानिंग तैयार करनी है, एक स्ट्रेटजी जो है वो आपको बनानी है। आपको अपना कंफर्ट ज़ोन जो है वो छोड़ना है और कंफर्ट ज़ोन छोड़ के आपको उन सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार करना है, जो आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अब बचे हुए समय के अंतर्गत आपको उन सब्जेक्टों को उठाना है, जिनको आप थोड़े ही समय में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।